बच्चों ये है हमारा लेक्चर 241 और हम कर रहे थे आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी में से चैप्टर 9 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिविक्स एनसीईआरटी और हमने एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर की देख ली थी। आज हम करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज, बट इस चैप्टर के अंदर बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज नहीं है। सो डायरेक्टली आई एम मेकिंग यू डू सम फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर के। First number, so many people's lives in India are highly unequal. What is the reason for this? क्वेश्चन है कि इतने सारे लोगों की लाइफ इंडिया में इतनी अनइक्वल है, मतलब कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, किसी को अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं, किसी को बिल्कुल मौके नहीं मिलते हैं। सो ऐसा क्यों, क्या रीज़न है कि लोगों की लाइफ में इतना अंतर है, डिफरेंस है? सो द रीज़न इज पावर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस, मतलब गरीबी और साधनों की कमी के कारण लोगों की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सेकंड नंबर, व्हाट इज तवा मत्स्य संघ? व्हाट इज तवा मत्स्य संघ? तवा मत्स्य संघ का मतलब क्या हुआ? सो तवा मत्स्य संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in मध्य प्रदेश। सो तवा मत्स्य संघ क्या है? ये एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइट करती है डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स के लिए, ठीक है, उनके अधिकारों के लिए फाइट करती है एमपी के सतपुड़ा फॉरेस्ट के फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिनको उठा दिया गया है उनकी जगहों से। सतपुड़ा फॉरेस्ट के वो सारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब फॉरेस्ट में रहने वाला। सो एमपी के सतपुड़ा जंगलों के फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए। थर्ड, व्हेन वाज द तवा डैम कंप्लीटेड? व्हेन वाज द तवा डैम कंप्लीटेड? तवा डैम कब कंप्लीट हुई? व्हेन वाज तवा डैम कंप्लीटेड? सो द तवा डैम was completed in the year 1978. तवा डैम कब कंप्लीट हुई? तवा डैम 1978 में कंप्लीट हुई। द तवा डैम वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर 1978। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू इन 1994? Answer, the government gave the rights for fishing in the Tawa Reservoir to private contractors.
गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1994 में क्या किया, गवर्नमेंट ने फिशिंग की राइट्स, मतलब फिशिंग की राइट्स, जो तवा रिजर्वियर है, मतलब जो तवा नदी थी उसमें फिशिंग की राइट्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दी थी। मतलब वो वहाँ के लोकल लोगों को देनी चाहिए थी, पर उन्होंने वहाँ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को ये राइट दे दी थी। फिफ्थ, हाउ डिड द कॉन्ट्रैक्टर behave with the local people। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने जो वहाँ के लोकल लोग थे, किसान, वो जो लोकल लोग थे फिश वाले, उनके साथ कैसे बिहेव किया, कॉन्ट्रैक्टर्स का बिहेवियर कैसे था लोकल लोगों के साथ। सो द कॉन्ट्रैक्टर्स drove the local people away and got cheap labor from outside। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, उन लोकल लोगों को ड्रोव द लोकल पीपल अवे, उन लोकल लोगों को खदेड़ दिया, निकाल दिया, और फिर सस्ते लोग लाए, वो गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, जो सस्ते काम करके दे उनको लाए, और जो लोकल लोग थे, गांव वाले थे, उनसे काम नहीं करवा के वो बाहर से लोग लाए काम कराने। सिक्स्थ, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ की डिमांड क्या थी? सो तवा मत्स्य संघ जो बना था उसकी डिमांड थी, द तवा मत्स्य संघ डिमांडेड देयर right to continue fishing for the livelihood। तवा मत्स्य संघ ने क्या डिमांड किया? तवा मत्स्य संघ ने राइट डिमांड किया। राइट मतलब हक मांगा कि वो फिशिंग कंटिन्यू कर पाए उनके लिवलीहुड के लिए, उनके जीवन निर्वाह के लिए, मतलब फिशिंग उनको करने दी जाए, ना कि बाहर के लोगों को या कॉन्ट्रैक्टर्स को ये हक ना दिया जाए। सेवेंथ नंबर, व्हेन डिड द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ तवा मत्स्य संघ। सो जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने कब तवा मत्स्य संघ की डिमांड मानी? तवा मत्स्य संघ की डिमांड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कब मानी? सो द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट accepted the demand of the Tawa Matsya Sangh in the year 1990। Eighth number, what did the fish workers do to get a fair price for their catch? फिश वर्कर्स ने क्या किया कि उनको उनके जो वो पकड़ते थे, मछलियां पकड़ते थे,
तो फिश वर्कर्स ने क्या किया, मच्छी वालों ने क्या किया कि उनको उनकी मछलियों के अच्छे दाम मिले, उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, दे सेट अप अ कोऑपरेटिव, उन्होंने कोऑपरेटिव सेटअप किया, दे सेटअप अ कोऑपरेटिव which would buy the catch from them at a fair price। तो फिश वर्कर्स ने क्या किया, फेयर प्राइस के लिए दे सेटअप अ कोऑपरेटिव, उन्होंने कोऑपरेटिव सेटअप किया जो उनसे वो फिश खरीदे फेयर प्राइस से, सो दे सेटअप अ कोऑपरेटिव। 9th, what is necessary for the preservance of the self-respect and dignity of people। अगर हमें लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी, लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी बना के रखनी है, प्रिजर्व करके रखनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, डिग्निटी मतलब इज्जत। सो इज्जत और आत्मसम्मान बनाए रखना है तो क्या करना चाहिए, सो लोगों को साधन पूरे प्रोवाइड करने चाहिए, रिसोर्सेज सारे सारे होने चाहिए। सो दे शुड बी प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट रिसोर्सेस, ठीक है। सो उन्हें एडिक्वेट रिसोर्सेस मिलने चाहिए, साधन पूरे पूरे मिलने चाहिए। अब कुछ और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि थोड़े से लॉन्ग हैं। सो फ्यू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट नंबर, हाउ वर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स of the Satpura forest in Madhya Pradesh affected। मतलब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे सतपुड़ा फॉरेस्ट के, उनको कैसे अफेक्ट हुआ, when the Tawa dam began to build, when the Tawa dam began to build। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे सतपुड़ा फॉरेस्ट के, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे मध्य प्रदेश में, उनको कैसे अफेक्ट हुआ, उनको क्या अफेक्ट मतलब उनको कैसे प्रॉब्लम हुई जब तवा डैम बना। तवा डैम बनने से सतपुड़ा के जंगलों में रहने वाले जो जंगलवासी थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनको कैसे प्रॉब्लम हुई। सो द आंसर इज द तवा डैम began to be built in the year 1958। देखो तवा डैम कब से चालू हुआ, 1958, एंड इट टुक 20 years। इट टुक 20 years टू कंप्लीट इट। उसको डैम को बनने में पूरा 20 साल लग गए, कंप्लीट 20 years लग गए। द डैम सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट। सो डैम में जो फॉरेस्ट के बड़े बड़े एरियाज थे वो सबमर्ज हो गए, डूब गए। एंड एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। सो डैम में सबमर्ज हो गए बड़े बड़े एरियाज फॉरेस्ट के, और एग्रीकल्चर लैंड भी सबमर्ज हो गया। सो मतलब पूरे उसमें डूब गए। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विथ नथिंग। सो क्योंकि सब बह गया पानी में ही, तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विद नथिंग, उनके पास कुछ नहीं रहा।
some of the displaced people सो कुछ ऐसे डिस्प्लेस्ड पीपल थे, मतलब जिनको हटा दिया गया था वहां से. सो सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द रिजर्वियर. सो कई लोगों को जिनको हटा दिया गया था, मतलब सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल, कई लोगों को हटा दिया गया था, वो उस रिजर्वियर के आजू बाजू आके सेटल होने लग गए. मतलब वहां रिजर्वियर के आजू बाजू आके सेटल होने लग गए. सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द रिजर्वियर एंड बिगेन फिशिंग. सो रिजर्वियर मतलब वही भाई उसी डैम के आजू बाजू आके वो लोग बसने लग गए. एंड बिगेन फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड. और फिर वो लोग अपने जीवन के लिए फिशिंग करने लगे. ठीक है, अपना कमाई के लिए वो लोग फिशिंग करने लगे. बट देयर इनकम वॉज वेरी लिटिल. पर जो उनकी इनकम थी वो बहुत ज्यादा कम थी. ठीक है. सो क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुड़ा फॉरेस्ट इन एमपी अफेक्टेड व्हेन तवा डैम बिगेन टू बिल्ड. कह रहा है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, मतलब ये जो सतपुड़ा रीजन के फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनको कैसे मतलब उनको कैसे परेशानी हुई. तो द तवा डैम बिगेन टू बी बिल्ट इन ईयर 1958. इट टुक 20 years टू कंप्लीट इट. पूरे 20 साल लगे उसे कंप्लीट होने में. The dam submerged large areas of forest and agricultural land. The forest dwellers were left. Question 2 देखते हैं, सेकेंड नंबर. What happened when in 1994 the Madhya Pradesh government gave the right for fishing in the Tawa reservoir to private contractors. सो क्वेश्चन है कि 1994 में क्या हुआ था जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फिशिंग की राइट्स तवा रिजर्वियर की प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दी थी. 1994 में क्या हुआ फिर. तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के पास राइट्स गई तो आपने देखा कि उन्होंने जो लोकल पीपल थे उनको हटा के बाहर से सस्ते लोगों को लाना चालू कर दिया. सो व्हेन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स वर गिवन द राइट्स for fishing in the Tawa reservoir, they began suppressing local people. जब ऐसे हुआ मतलब उनकी जो राइट है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने, जब फिशिंग की राइट प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स वर गिवन द राइट फॉर फिशिंग इन द तवा रिजर्वियर. सो जब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को तवा रिजर्वियर में फिशिंग की राइट्स मिली तो वो क्या करने लगे, सप्रेस करने लगे लोकल पीपल को. दे ड्रोव देम अवे एंड गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड. उन्होंने उन्हें निकाल दिया और वो फिर सस्ता लेबर लाने लगे बाहर से. दे गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड. दोज हु डिड नॉट वांट टू लीव वर थ्रेटन्ड. मतलब जो छोड़ना नहीं चाहते थे उन्हें डराया गया, धमकाया गया. द विलेजर्स कुड नॉट टॉलरेट
द एट्रोसिटीज, जो विलेजर्स हैं वो ये जुल्म सतम नहीं सहन पाए। एट्रोसिटीज मतलब जुल्म, वो उन पे होता हुआ वो जुल्म नहीं सह पाए। क्यों? क्योंकि एक तो वो रिजर्वियर जो था, वहां रिजर्वियर में वो फिशिंग करते थे, वो उनकी कमाई का अकेला साधन था, और वो उनको वहां से भी बाहर निकाल दिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने, और नहीं माने तो उनको डराया धमकाया गया, और इसलिए वो लोग ये चीज नहीं सहन कर पाए। विलेजर्स कुड नॉट टॉलरेट द एट्रोसिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, फिर वो सहन नहीं कर पाए कॉन्ट्रैक्टर्स की एट्रोसिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, लंबे समय तक वो नहीं सहन कर पाए। दे स्टूड यूनाइटेड, they stood united and set up an organization known as तवा मत्स्य संघ। तो उन्होंने क्या किया? दे स्टूड यूनाइटेड मतलब सब एक साथ खड़े हो गए, सब ने एक साथ मतलब एकता दिखाई, और उन्होंने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा तवा मत्स्य संघ, टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। अपनी राइट्स को बचाने के लिए उन्होंने तवा मत्स्य संघ बनाया। जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको राइट्स दी गई फिशिंग की तवा रिजर्वियर में, तो वो सप्रेस करने लगे लोकल पीपल को, उन्होंने उसको खदेड़ दिया और सस्ते दामों में बाहर से मंगाने लगे लोग, और जो छोड़ना नहीं चाहते थे उन्हें डराया धमकाया गया। विलेजर्स ने ये सहन नहीं किया और वो फिर साथ में खड़े हुए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा तवा मत्स्य संघ, टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे शॉर्ट नोट लिखो। और हाउ डू राइटर, सिंगर्स, डांसर, आर्टिस्ट फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। मतलब क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे शॉर्ट नोट लिखो, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो राइटर्स हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सब कैसे इनइक्वालिटी के लिए लड़ते हैं, मतलब इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ते हैं। सो उसे कहते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव मतलब वो सारे लोग जिनमें कला है, जैसे कि आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, राइटर्स हैं। ठीक है, सो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। सो आंसर, people fight against inequality in two ways, that is, मतलब लोग जो है इनइक्वालिटी के खिलाफ दो तरह से लड़ते हैं। पहला, by joining protest मूवमेंट्स, एंड पहला तरीका कैसे लड़ते हैं लोग, प्रोटेस्ट मूवमेंट में भाग लेके, आंदोलन में भाग लेके, बाय जॉइनिंग प्रोटेस्ट मूवमेंट। एंड सेकेंड, बाय यूजिंग देयर पेन और देयर वॉइस और देयर एबिलिटी टू डांस to draw attention। सो लोग कैसे लड़ते हैं इनइक्वालिटी के खिलाफ? दो तरीके से, प्रोटेस्ट मूवमेंट में भाग लेके, आंदोलन में भाग लेके, या तो वो अपनी कलम से, अपनी आवाज से, या अपनी एबिलिटी, डांस करने की एबिलिटी से, जो भाई सबका ध्यान अपनी ओर खींच सके, टू ड्रॉ अटेंशंस on the issues of inequality। सो जो ये इनइक्वालिटी के इश्यूज हैं, मतलब मतभेद के इश्यूज हैं, उन पे ध्यान केंद्रित करने के लिए ये लोग ये सब करते हैं। सो दिस इज नोन एज क्रिएटिव एक्सप्रेशन।
क्रिएटिव एक्सप्रेशन क्या होता है? क्रिएटिव एक्सप्रेशन में जो लोग हैं वो इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ते हैं दो तरीके से। प्रोटेस्ट मूवमेंट ज्वाइन करते हैं और अपना पेन, अपना वॉइस और अपनी डांस करने की एबिलिटी और टू ड्रॉ अटेंशन ऑन द इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब जो इश्यूज हैं इनइक्वालिटी के, भेदभाव के, उन पे सबका ध्यान फोकस कराते हैं। इसे कहते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन। दिस इज नोन एज क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो राइटर्स, singers, dancers and artists have also been very active in the fight against inequality। सो जो सारे राइटर्स हैं, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग मतलब वोकल रहे हैं इनइक्वालिटी के खिलाफ अपनी जंग में। सो राइटर्स, सिंगर्स, डांसर्स, आर्टिस्ट हैव ऑल्सो बीन वेरी एक्टिव इन द फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। सो ऑफन पोएम्स, सॉन्ग्स and stories can also inspire us। सो कई बारी जो सॉन्ग्स होते हैं, पोएम्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, उनसे भी हम इंस्पायर होते हैं एंड मेक अस बिलीव स्ट्रॉन्ग इन एन इशू। तो कई बारी ये जो पोएम्स होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, स्टोरीज होते हैं, ये चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं और हमें स्ट्रॉन्ग बिलीव कराती हैं, हमें हमारी बिलीव स्ट्रॉन्ग करती हैं। मेक अस बिलीव स्ट्रॉन्ग इन एन इशू एंड इन्फ्लुएंस आवर एफर्ट्स, और हमारे जो एफर्ट्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं टू करेक्ट द प्रिवेलिंग सिचुएशन, टू करेक्ट द प्रिवेलिंग सिचुएशन। मतलब जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन को मतलब करेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें इंस्पिरेशन भरती हैं। ठीक है, राइटर, सिंगर्स, डांसर्स, आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं और पोएम्स, सॉन्ग, स्टोरीज ये हमें इंस्पायर करते रहते हैं और हमें स्ट्रांगली बिलीव कराते हैं किसी भी इश्यूज पे और हमारे एफर्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हम ये सिचुएशन ठीक कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज द TMS हेल्प्ड द फिश वर्कर्स। ये जो TMS थी, तवा मत्स्य संघ था, उसने फिश वर्कर्स को कैसे हेल्प की, फिश वर्कर्स को कैसे हेल्प की? सो द तवा मत्स्य संघ हैज हेल्प्ड द फिश वर्कर्स इन अ नंबर ऑफ वेज। सो तवा मत्स्य संघ ने फिश वर्कर्स को, इन फिश पकड़ने वालों को बहुत सारे तरीकों से मदद की। पहला तरीका, द TMS हैज स्टार्टेड अ कोऑपरेटिव। इन्होंने एक कोऑपरेटिव चालू किया, स्टार्टेड अ कोऑपरेटिव विच बाइज द कैच फ्रॉम द फिश वर्कर्स एट अ फेयर प्राइस। तो ये तवा मत्स्य संघ वालों ने एक कोऑपरेटिव चालू किया जो कि कैच मतलब जो फिशेस पकड़े फिश वर्कर से अच्छे दाम पे फिशेस खरीदें। सेकंड, द कोऑपरेटिव देन made arrangement for transportation
फिर इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी अरेंजमेंट किए कि भाई इनको साधन मिले फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स दिस इन मार्केट्स टू गेट देम अ गुड प्राइस। कोऑपरेटिव्स ने क्या किया, फिर कोऑपरेटिव्स ने अरेंजमेंट किया ट्रांसपोर्टेशन का और फिर वो मार्केट्स में से बेचने लगे अच्छे दामों में। थर्ड, द टीएमएस हैज ऑल्सो बिगन गिविंग द फिश वर्कर्स लोन्स फॉर रिपेयर। जो ये तवा मत्स्य संघ वाले थे उन्होंने फिश वर्कर्स को लोन देना भी चालू करा रिपेयर के लिए, एंड बाइंग न्यू नेट्स, नए नेट्स नई जालियां खरीदने के लिए इनको लोन देना भी चालू किया। सो तवा मत्स्य संघ हैज ऑल्सो बिगन गिविंग द फिश वर्कर्स लोन्स फॉर रिपेयर एंड बाइंग न्यू नेट्स। सो इस तरह से तवा मत्स्य संघ वालों ने फिशर वर्कर्स को हेल्प किया। तवा मत्स्य संघ हैज हेल्प फिश वर्कर्स इन नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके। पहला, इन्होंने तवा मत्स्य संघ वालों को कोऑपरेटिव मतलब स्टार्ट किया उनके लिए। कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्टेशन करता था, इनके जो सारे फिशेस थे वो मार्केट्स में बेचता था। तवा मत्स्य संघ ने वर्कर्स को लोन देना भी चालू किया। ठीक है, सो तो इस तरह से मतलब हेल्प किया इन्होंने इन फिश वर्कर्स को, तवा मत्स्य संघ एसोसिएशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने। सो अभी हम एक्स्ट्रा एमसीक्यूज देख लेते हैं इसके चैप्टर के। फर्स्ट, हु होल्ड द हाईएस्ट पावर एंड सबजुगेट अदर्स। किसके पास सबसे ज्यादा पावर्स होते हैं और बाकियों को कौन मतलब कौन सबके ऊपर होता है? ए, पॉलिटिशियंस, बी, ईच वन ऑफ अस, दलित, या डी, प्रेसिडेंट। तो हु होल्ड द हाईएस्ट पावर एंड सबजुगेट, ऐसे तो कोई किसी को दबा नहीं सकता है, हर किसी के पास इक्वल पावर होता है। सो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ईच वन ऑफ अस। ठीक है, हम सबके पास इक्वल पावर्स हैं एंड हमको कोई सबजुगेट नहीं कर सकता। सेकेंड, फॉलोइंग प्रोविजंस हैज बीन mentioned in our constitution except, so हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोविजन है एक्सेप्ट ए, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड against on the basis of their religion, race, caste, place of birth. B, every person has access to all public. C, untouchability has not been abolished. D, every person is equal before law. सो कह रहा है कि फॉलोइंग प्रोविजंस हैज बीन मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है?
नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कोई मतलब आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक मतलब हर इंसान को हर चीज यूज करने का अधिकार है। अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन अबॉलिश, तो ऐसा कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि हैज नॉट बीन, इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश, तो ये नहीं लिखा। एक्सेप्ट मतलब जो नहीं लिखा, सो ये सेकंड का सी कि अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन अबॉलिश्ड। थर्ड, डैश इज अ की फीचर of democracy and influences all aspects of its functioning। इनमें से कौन सा की फीचर है? सो ए फ्रेटर्निटी, बी लिबर्टी, सी जस्टिस या डी इक्वालिटी। सो इनमें से कौन ऐसा फैक्टर है जो सब चीजों को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब सब चीजों में ये होता ही है, तो ऑब्वियसली इक्वालिटी। सो इक्वालिटी एक ऐसा की फीचर है डेमोक्रेसी का जो हर एस्पेक्ट में होता है, मतलब इक्वालिटी आपको हर चीज में चाहिए। सो डी इक्वालिटी। Fourth, blank have been employed to cook the meal for school children in midday meal scheme। तो इनमें से किनको बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए एम्प्लॉय किया गया था मिड डे मील स्कीम में? सो ए एजुकेटेड वुमन, बी दलित मैन, सी दलित वुमन या डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से किनको मिड डे मील स्कीम का खाना बनाने के लिए रखा गया था? सो दलित वुमन को रखा गया था। दलित औरतों से मिड डे मील स्कीम का खाना बनवाया जाता था। फिफ्थ, ओरिजिनेटिंग इन द ब्लैंक ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट the Tawa flows through Betul। A Gentia Hills, B Garo Hills, C Naga Hills या D महादियो हिल्स। कह रहा है कि इनमें से कहाँ से तवा फ्लो होती है, तो इनमें से कहाँ से फ्लो होती है? महादियो हिल्स में से। महादियो हिल्स में से तवा रिवर फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तवा डैम began to be built in blank and was completed in blank। तवा डैम कब से बनना चालू हुई और कब कंप्लीट हुई? सो तवा डैम ए 1978 1985, बी 1978 1998, सी 1958 1978, डी 1968 1978। सो तवा डैम कब बनना चालू हुई और कब खत्म हुई? सो तवा डैम 1958 से चालू हुई, 1978 खत्म हुई। 1958 to 1978। नेक्स्ट 7th नंबर,
सिविल राइट्स एक्ट केम इन। ये जो सिविल राइट्स थी वो कब चालू हुई, सिविल राइट्स कब चालू हुई? ए 1962 में, बी 1960 में, सी 1964 में, या डी 1963 में। सिविल राइट्स कब चालू हुई? सो 1964 में। So with this I am ending my today's lecture. This was all about struggles for equality. The last chapter of civics, उसका आज हमने exercise देखा। NCERT के अंदर कुछ खास exercise नहीं था, so we did extra questions. So this is me, your Ishika ma'am, requesting you just do each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.